अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत लाहौर में इकट्ठी हुई। कहा गया है कि ये पार्लियामेंटेरियंस का एक तरह से इजलास या मीटिंग थी, उसमें दीगर लोगों को नहीं बुलाया गया। पंजाब की क़यादत हमें उस तरह नजर नहीं आई। मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, सहाफ़ी मुख्तलिफ चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ वहां पे, क्या कोई इख्तलाफात थे, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सेनेट के टिकट्स का मामला, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर से मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं। मिर्जा आफरीदी साहब का नाम बार बार सामने आ रहा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहले और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये सामने आप देख सकते हैं। मीर मुर्तजा भुट्टो के साहिबजादे जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। आपको पता है कि ये भुट्टो के पोते हैं और इन्होंने कल लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया। उन्होंने आसिफ जरदारी साहब पे काफी तनकीद की और ये भी कहा कि जीए भुट्टो का नारा लगा के ये बुनियादी तौर पे लूट खसूट कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। हम जीए अवाम का नारा लगाएंगे। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे, अब तो साथ आपको बिजली और गैस के बिल भी देने पड़ेंगे। और काफी ज्यादा उन्होंने बातें की, बड़ी तफसीली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सरप्राइजिंगली मीडिया ने उसको ज्यादा कवरेज नहीं दी। जी हाँ जी, मीडिया ने उसके ऊपर ना कुछ ज्यादा डिस्कशन हुई, ना प्रोग्राम्स के अंदर उसको डिस्कस किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। एंड ऑफ द डे भुट्टो के हकीकी पोते ने एक नई पार्टी का ऐलान किया, तो यकीनन वो इतना वारंट तो करता है कि उस चीज के ऊपर थोड़ी बातचीत हो। अब ये जो है मीर मुर्तजा भुट्टो साहब के बेटे जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, अगर आप इनको बोलते हुए सुने तो ये बिल्कुल भुट्टो साहब की तरह बोलते भी हैं और बड़े लगता है ऐसे कि बड़ा पैशनेट नौजवान है, दिल से ये बात करते हैं। और अगर इनकी पार्टी ने ग्राउंड से टेक ऑफ कर लिया तो ये सिंध की हद तक तो बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत बड़ा चैलेंज दे सकते हैं। इनकी अगर आप बातें सुने, इनमें एक वो जिसे कहते हैं नेचुरल क्रिज्मा है। अब बिलावल को लीडर बनाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन मेरी नजर में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दो ऐसी शख्सियात हैं जिनको वोटर को बेचना, मतलब कि जिनको वोटर को कायल करना कि मान जाओ कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। एक उसमें बिलावल है, दूसरे कौन है वो कभी वक्त आने पर बताऊंगा, दूसरी सियासी शख्सियत। लेकिन बिलावल साहब को वोटर्स ने जितनी रीलॉन्चिंग बिलावल साहब की हुई है, मेरा नहीं ख्याल किसी और की हुई होगी। और इस सारे तनाजुर में जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, उसमें जो पीपल्स पार्टी का किरदार है, उससे बिलावल को फिर ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए कि नून लीग वाले तो खुल के कहते हैं जनाब हम इस सिस्टम में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये एक तरह से जमहूरी बातें भी करते हैं, फिर दूसरी तरफ से जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो वो ज्यादा एक रिजेंटमेंट पैदा होती है इनके वोटर के अंदर। और यही वजह है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तूती बोलता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब इधर बड़े बड़े रहनुमा होते थे, बड़े बड़े लीडर होते थे, लाखों इनको वोट पड़ते थे। लेकिन अब पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी किधर है? इन्हीं रवैयों की वजह से कि कहा तो जाता है कि आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत के और सियासत के PhD हैं, लेकिन वो जमात जो शहीद बीबी की जमात थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जमात थी, जिसका पूरे मुल्क में वोट बैंक था, आसिफ जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको अंदरूने सिंध के चंद अजला की जमात बना दिया। पर एनीवे, जुल्फकार अली भुट्टो ने जो नई सियासी जमात बनाई है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जरदारी ग्रुप ने जीए भुट्टो को करप्शन का नारा बना दिया। कॉर्पोरेट फार्मिंग, जमीनों पर कब्जे का मंसूबा, रोटी कपड़ा मकान के साथ बिजली गैस पानी भी चाहिए, हमारा नारा होगा जीए अवाम। भुट्टो जूनियर ने जनाब ये कह दिया है। तो इस वो जिसे कहते हैं ना कि ये स्पेस अब आपको वॉच करनी चाहिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया है कि मुझे ये लगता है कि जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर जो है वो एक इंपॉर्टेंट और मुतहरिक किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और अब तो उन्होंने एक नई सियासी जमात भी बना ली और पीपल्स पार्टी को इससे सबसे ज्यादा जो है वो सियासी खतरा होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि मेरे ख्याल में आइन में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जिसके तहत 26 अराकीन असेंबली को नाअहल किया जा सके। बाकी जो हुआ वो पंजाब असेंबली में नहीं होना चाहिए था। हम मशरकी मुआशरा हैं, हमारे मुआशरे में ख्वातीन से मुतल्लिक हसासियत पाई जाती है। तो ये बात तो ठीक है राना साहब की कि आइन के अंदर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है कि अगर किसी वज़ीर आला के सामने सूबाई असेंबली में लोग खड़े होकर एहतजाज करेंगे अरकान असेंबली तो उनको डी सीट कर दिया जाएगा। बाकी हमारे मुआशरे में यकीनन हसासियत पाई जाती है और गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान तो वो हसासियत काफी उभर के सामने आई है। उसी मुआशरे में जहां पे मरियम बीबी के सामने एहतजाज करने के ऊपर राना साहब ये बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करना किसी का राइट नहीं है। हाँ, आप तनकीद जरूर करें। वो एक वीडियो जो चाचा की वायरल हुई है वो फिर मेरी नजर से भी वो वीडियो गुजरी
तो वो जो चाचा ने जुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई नामुनासिब है। इस तरह की जुबान तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, आप हुकूमत की कारकर्दगी पे जरूर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुकूमती शख्सियात, खुसूसन पंजाब से ताल्लुक रखने वाली नून लीग की कुछ शख्सियात उसकी माफी वाली वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि जी अब देखो, अब वो जोश किधर गया, अब ये वही है ना। तो बुनियादी तौर पे आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो आप जबरदस्ती किसी से किसी के हक में नारा लगवा लेंगे? ऐसा तो नहीं होता। पर वो जो उनका कंडक्ट था वो नामुनासिब था। वैसे अगर उसको इग्नोर कर दिया जाता, इस तरह की बातें चौक चौराहों पे खड़े लोग करते रहते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से करते रहते हैं, खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके हवाले से भी करते रहते थे, तो वो इग्नोर कर दे तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन उनकी जो दूसरी वीडियो आई, मेरे ख्याल में उसकी वजह से वो चीज ज्यादा जेर बहस रहेगी। अब लोग ग्रॉक से भी पूछेंगे, और ग्रॉक से आपको पता है कि पहले लोग पूछ रहे थे कुछ अरसे के लिए, ग्रॉक यानी कुछ दिन के लिए ग्रॉक ने जवाब नहीं दिया। अब उसने दोबारा जवाब देने शुरू कर दिए हैं, मसनूई जहानत जो है ट्विटर के ऊपर। पर जो राना साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और यही हसासियत हमें यास्मीन राशिद साहिबा के मामले पे भी नजर आनी चाहिए, दीगर ख्वातीन के मामले पे भी नजर आनी चाहिए। तो अच्छी बात है, ये तो हमारी रवायात हैं। अच्छा, ग्रॉक का सेंस मैंने जिक्र कर दिया है, तो किसी ने ग्रॉक से पूछा, अब आई डोंट नो ये कोई सरकारी आदमी था, कोई प्राइवेट स्टूडेंट था, कोई जनाब ये एक लेक्चरर था, ये बंदा कौन है, एक सारिफ है, कोई मतलब सरकारी मुलाजिम से मेरा मतलब है कि वो कोई भी हो सकता है, कोई पटवारी हो सकता है, कोई स्कूल टीचर हो सकता है, कोई किसी मैनेजर हो सकता है किसी जगह का, या कोई स्टूडेंट हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि कौन है वो बंदा, लेकिन उस बंदे ने ग्रॉक से पूछा, ग्रॉक इमरान नियाजी की बुजदिली पर एक गजल हो जाए। आगे से ग्रॉक कहता है आगे से उसे, बुजदिली हकायक देखें तो इमरान खान ने कातलाना हमले का सामना किया, जेल काटी, लड़ाइयां जारी रखी, ये बहादुरी है। मुखालफीन की बकवास पर गजल नहीं, लेकिन एक मजाकी उन्होंने कहा कि एक मतलब कि एक मजाहिया शेर में सुना देता हूं। ग्रॉक साहब ने या साहिबा जो भी हैं ये मसनूई जहानत, उन्होंने ये कहा, उन्होंने लिखा आगे से शेर, ग्रॉक ने भी शेर कह दिया। एक मतलब कि किसी सारिफ ने जो यकीनन इमरान खान साहब का मुखालिफ है, उसने ग्रॉक को मसनूई जहानत को कहा कि इमरान खान की बुजदिली पे शेर सुनाओ। तो मसनूई जहानत जो है उसने कहा कि ये क्या तुम मजाक कर रहे हो, इमरान खान की बुजदिली नहीं, उसकी तो बहादुरी पे शेर हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो चीज मसनूई जहानत को भी समझ आ गई है, वो यहाँ पे हमारे हुक्मरानों के जो बड़े जहीन फतीन फैसला साज हैं उनको समझ नहीं आ रही। पर एनीवे, अच्छा, ग्रॉक ने जनाब आगे से जो शेर सुनाया, ग्रॉक कहता है, बुजदिल कहते हो उसे जो शेर की तरह गरजता है, तुम्हारी बुजदिली से तो वो और भी चमकता है। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि बुजदिल तो तुम्हारे जैसे लोग हैं। तो आई डोंट नो वो किसको कह रहा है ग्रॉक, पर वो ये कह रहा है कि आपकी बुजदिली से तो वो और चमकता है। पर जो ग्रॉक साहब से वो चाहते थे वो साहब कि इमरान खान की बुजदिली पे कोई बात करें, ग्रॉक ने आगे से कंप्लीटली डिफरेंट बात कर दी। वैसे ग्रॉक मेरे ख्याल में हर किसी को खुश रखता है। वो कभी पीटीआई वालों को रगड़ देता है, कभी नून लीग वालों को रगड़ देता है, कभी इस सहाफी को रगड़ देता है। तो बेहतर यही है कि ग्रॉक को ज्यादा तंग ना किया जाए और ज्यादा दानिशवरी ना की जाए ग्रॉक के सामने। अदरवाइज जो है इस चीज का भरपूर खदशा है कि आपको भी सुबकी का सामना करना पड़े। अच्छा, पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पीकर साहब के हलके के लिए 35 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। और इसमें डॉन न्यूज ने ये बताया कि जनाब हमें जो सोर्सेज ने, एक सीनियर पार्टी ऑफिशियल ने ये बताया, अगर आप इस खबर को पूरी पढ़ें तो उसमें लिखा है कि द मरियम एडमिनिस्ट्रेशन हैज एलोकेटेड 70 बिलियन 70 अरब जो डेवलपमेंट बजट रखा गया लाहौर के लिए, और जितने हल्के हैं उनमें पानी, बिजली, डिफरेंट जो है वो काम करवाए जाएंगे। इन द सेकंड फेज a sum of another 70 billion will be spent, a senior ऑफिशियल जो है पंजाब से उसने ये बताया। अब एक तरफ जो याद सादिक साहब हैं उनके हल्के के लिए याद सादिक साहब ने खुद बताया कि जी 35 अरब रुपया रखा गया। अब सिर्फ अकेले लाहौर के ऊपर 140 अरब रुपया खर्च किया जाएगा। बाकी पंजाब के अंदर तरक्याती काम कितनी तेजी से हो रहे हैं। और डॉन न्यूज ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि फेडरल मिनिस्टर्स तारर साहब, जो अता तारर साहब हैं, and Aleem also using their good offices to secure funds from CM party source says। तो जमात की एक सोर्स ने यह भी बताया है डॉन न्यूज को कि अता तारर साहब और अलीम खान साहब भी जनाब असर रसूख इस्तेमाल करके अपने हलकों के लिए फंड्स वगैरह निकलवा रहे हैं। तो ये फंड्स जो है मेरे ख्याल में अवाम का राइट है, जरूर उनके ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन ये ऑफिसेज इस्तेमाल करके नहीं होना चाहिए।
ये सोर्स इस्तेमाल करके नहीं होना चाहिए, जरूरत की बुनियाद पे होना चाहिए कि पाक पतन में कितना फंड लगना चाहिए, वो वहां की जो नीड्स हैं वो उस चीज को डिटरमिन करती हैं। उस चीज का इन्हिसार होता है कि जनाब भावलपुर में तरक्की नहीं है, रहीम यार खान में ये हालत है, फलानी जगह पे ये हालत है, तो वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। ज्यादा पैसा लगाने का ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि ये लीडरशिप के करीब है बड़ा बंदा, तो लिहाजा पंजाब का सारा बजट इसके ऊपर लगा दो, या इतना बजट इस पे लगा दो, या केपीके का इतना बजट इस पे लगा दो, या बलोचिस्तान में इतना बजट इस पे लगा दो। ये नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे ये देखते रहे कि यहाँ पे हमेशा इस तरह पैसा लगाया जाता है, और जिसकी वजह से कुछ इलाकों में तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, लेकिन कुछ शहरों में आप जाएं तो वहां पे जो हालत होती है वो सबके सामने है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब, ईरान डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर रहा है क्वेटा से ईरान के लिए, और बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाइट्स हैं ये जायदान और मशहद जाया करेंगी, और ये कोई हफ्तावार फ्लाइट्स होंगी, इसमें कार्गो फ्लाइट्स भी होंगी और उसके साथ साथ इसमें पैसेंजर फ्लाइट्स भी होंगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ईरान जाते हैं, अगर क्वेटा से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी तो ये बहुत सारे सार्फिन को इससे फायदा होगा। वैसे पिछले दिनों हमने देखा कि एक प्राइवेट एयरलाइन है, उसने लाहौर से शायद बंदा उठाया, कराची उसने जाना था, वो जदा ले गए उनको। वो पता चला कि जनाब वो सऊदी अरब पहुंच गया, वो बंदा बच गया क्योंकि वो जहाज से नहीं उतरा और वो जहाज में ही बैठा रहा और कहा कि नहीं इधर से ही मुझे आप वापस पाकिस्तान लेके जाएं। अगर वो बाहर उतरता तो हो सकता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और कितने महीने उधर ही वो सड़ता रहता जेलों में। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई एयरलाइंस ले जाए कहीं, तो अगर किसी आप यूरोपीय मुल्क में गए तो फिर आप बेधड़क होकर उतर जाएंगे, वो समझ जाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे भी और वो आपको वापस भी भिजवा देंगे। लेकिन अगर आप माशाल्लाह किसी ब्रादर इस्लामिक मुल्क में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा एहतियात करें, आप जहाज के अंदर ही बैठे और कहें नहीं मुझे इधर से ही वापस लेके जाओ। वैसे हम कहते रहते हैं, मगरिब पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ब्रादर इस्लामिक मुल्क नहीं है जहां पे जाके हम किसी अदालत में मुकदमा कर दें और कहें कि जी इधर से हमें इंसाफ मिलेगा। अमेरिका, बरतानिया वगैरह में, यूरोप में जाके हम मुकदमे कर देते हैं। पर ये जो फ्लाइट शुरू हो रही है क्वेटा से ईरान की, एक अच्छी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान और ईरान जितना करीब आया है इसराइल के साथ, जो तनाजा हुआ ईरान का, जो जंग हुई उसके बाद, ये उस चीज का भी एक तरह से मजहर है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। उसमें उन्होंने जो मिलिट्री अदालतों से जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उनके हवाले से एक तरह से कहा गया है कि उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स फराम किए जाएं कि उनके ऊपर केस कैसा था, क्या था, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं ताकि वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील कर सकें। और अब उन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी कर दिए हैं। ये कहा यह जा रहा था कि उस सजा के अंदर उनके पास अपील का फॉर्म मौजूद था, लेकिन वो अपील उन्होंने उस टाइम के अंदर अवेल नहीं की। लेकिन अब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जनाब अपील उनका राइट है और उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, और जो भी उनको सजा हुई है, तो ये तो एक यूनिवर्सल ऐसा एक असूल है इंसाफ का कि किसी शख्स के ऊपर अगर कोई मुकदमा होता है तो तमाम तफसीलात उसको दी जाती हैं। अब जो सजा हो भी गई है, क्यों हुई है, उसकी जो रीजनिंग है वो भी उन लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये पेशावर हाई कोर्ट के 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने वैसे सजा देने की इजाजत दी थी, तो जो भी फौजी अदालतों से सजाएं लोगों को हुई हैं वो ऐन आइन और कानून के मुताबिक हैं, क्योंकि आईनी बेंच ने उनको इजाजत दी थी। पहले एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में जो बेंच था उसने फौजी अदालतों को गैर कानूनी करार दिया था सिविलियंस की हद तक कि सिविलियंस के ट्रायल वहां पे नहीं हो सकते। लेकिन बाद में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में गालिबन जो आईनी बेंच ने फैसला दिया उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फौजी अदालतों को सजाएं देने की इजाजत दी गई। तो अभी तक उन तमाम फैसलों को आईनी कवर हासिल है और वो आईनी फैसले तस्वर होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उसको दुरुस्त करार दिया। पर एनीवे, पेशावर हाई कोर्ट के 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जो ये फैसला दिया, ये बड़ा एक जिसे आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फैसला है। इस फैसले के दूररस नताइज निकल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जिन जिन को नोटिफिकेशन किया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से वो क्या जवाब जमा करवाते हैं, और वो जो मुलजिम है, जिसको मुजरिम है, जिसको सजा हो चुकी है, क्या उसको रिकॉर्ड फराम किया जाता है, फैसले की नकूल वगैरह फराम की जाती हैं या नहीं की जाती। वो आने वाले दिनों में ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी हुई लाहौर में, अली अमीन साहब गए और अली अमीन साहब ने 90 दिन की बात भी कर दी कि इमरान खान साहब 90 दिन में बाहर आ जाएंगे। अब 90 दिन उन्होंने क्यों दिए? अच्छा, इसके ऊपर कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी वगैरह पे भी पहले भी बहस हो चुकी है कि 90 दिन की बात नहीं करनी। अगर 90 दिन की बात करेंगे तो लोग जो है मायूस होंगे। 90 दिन का मतलब होता है 3 महीने।
तो आप इसको कोई बेहतर तरीके से बात करें। वैसे इमरान खान साहब ने हालिया दिनों में मुख्तलिफ पैगामात जो जेल से भिजवाए हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो इमरान टाइगर्स हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए जुबैर नियाजी की जेर क़यादत। जी हाँ जी, जुबैर नियाजी की जेर क़यादत इमरान टाइगर्स, जो एक तरह से वो नौजवानों का ग्रुप है और जो बाहर निकल के जल्द से जुलूस करते हैं और पार्टी के साथ मदद करते हैं, उनको भी बहाल करने की बात की है इमरान खान साहब ने। पर एनीवे देखते हैं कि वो कब बहाल होते हैं। लेकिन ये 90 दिन का जो टाइम था, पॉलिटिकल कमेटी में भी इसके ऊपर बहस हुई। फिर कल जिस तरीके से अली अमीन साहब गए, उसके ऊपर भी मुख्तलिफ सहाफ़ी मुख्तलिफ खबरें भी दे रहे हैं कि जनाब मरियम नवाज साहिबा ने कमरे बुक कराए थे, तो ये हुआ था, वो हुआ था, बहुत सारी चीजें। तो इसमें तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि कोई ना कोई इख्तलाफ था कि पंजाब के अंदर इन लोगों का इस्तकबाल किया जाए या ना किया जाए। खुद बुनियादी तौर पे रोका गया कि एहतजाज ना किया जाए। ये चीजें पॉलिटिकल कमेटी में भी और कोर कमेटी में भी डिस्कस हुई। 40-45 बंदे वहां पे बैठे हुए थे और वहां पे ये चीजें डिस्कस हुई। जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो भी हमें वहां पे नजर नहीं आई सरप्राइजिंगली। और फिर कहा गया कि ये सिर्फ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये उनकी मीटिंग थी, तो लिहाजा इस वजह से उनको नहीं बुलाया गया। वैसे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, इसमें ये पंजाब के अंदर लोगों को कर सकते थे, मुतहरिक कर सकते थे। 2 रीजन्स रास्ते में आते थे और पंजाब की जो इनकी जमात है वो बार बार पूछती रही कि इस्तकबाल करना है नहीं करना। फिर उनको मना कर दिया गया कि इस्तकबाल ना किया जाए। क्या उसकी वजह बनी, आई डोंट नो क्यों मना किया गया। अगर ये कोई पॉलिटिकल इवेंट कर रहे थे तो रास्ते में लोग इस्तकबाल करते, इस तरह वजीर आला जाते तो एक बहुत बड़ा ये इवेंट बन जाना था। शायद फिर वो नहीं चाहते होंगे कि वर्कर गिरफ्तार हों और इसी वजह से आलिया हमजा को, दीगर लोगों को उधर नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो जहां पे भी मीटिंग करते हैं पंजाब की इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो शायद ये पंजाब की इंतजामिया से किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी कि हम अपनी ये पार्लिमानी कमेटी का यहाँ पे या पार्टी का यहाँ पे इजलास करेंगे तो आप हमें तंग ना करें। तो अगर वो तंग करते तो ये उससे बड़ी खबर बनती। एक वजीर आला आया हुआ है, वहां पे अगर पुलिस आ जाती, ये सारा मसला होता, पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी को तो उससे बड़ा फायदा होता। लेकिन फॉर सम रीजन लगता ही है कि कुछ चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम इंतजामिया को ज्यादा तंग नहीं करेंगे और इंतजामिया हमें तंग ना करे। और फिर वो जो सारी इजलास वगैरह हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो मिर्जा अफरीदी साहब के फार्म हाउस के ऊपर हुआ। अब उसके ऊपर भी काफी ज्यादा इतराज हो रहा है। अच्छा, एक और चीज जो है कि फ्राइडे इवनिंग तक ये चीजें क्लियर नहीं थी कि कोई इस्तकबाल किया जाएगा या इसमें इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक मौके के ऊपर ये जो सारी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, एक जगह पे रऊफ हसन साहब ने सीनियर लीडरशिप के सामने ये भी कहा कि आप आलिया हमजा को अंडरमाइन कर रहे हैं, ऐसा ना करें। तो आपको पता है कि आलिया हमजा मलिक जाती तो फिर पंजाब की हुकूमत ने भी एक्शन वगैरह लेना था। तो शायद इस वजह से वर्कर को तकलीफ में डालना मकसूद ना था, इस वजह से पार्टी क़यादत ने ये समझा। फिर ये जो 90 दिन की बात हो रही है, ये बड़ी स्ट्रेंज है कि 90 दिन की आप दोबारा बात कर रहे हैं, 3 महीने का टाइम दोबारा दे रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाएं आप 3 महीने का टाइम खुद दे रहे हैं, तो लोग क्या इससे कंफ्यूज होंगे। ये सारी बातें, तो ये वो सारी चीजें हैं जिन पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो रिपोर्ट हो रही है कि जी मरियम नवाज साहिबा ने सारा इंतजाम करवाया और मरियम नवाज ने कमरे भी बुक करा दिए, मरियम नवाज, ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा क्यों इनके लिए करवाएंगी? हाँ, कुछ चीजों पे हो सकता है वजीर आला आ रहे हैं, वो चीफ जिसे एग्जेक्टिव हैं एक सूबे के, तो सर्टन प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या उनको मलूज़े खातिर रखते हुए कुछ चीजों के हवाले से कहा गया होगा कि आप ऐसा ना करें तो हम ऐसा नहीं करेंगे, आप अपना कर लें फंक्शन वगैरह जो आपने करना है। तो इस हद तक अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है, लेकिन क्या इसके अंदर उन्होंने कोई कमरे वगैरह बुक कराए, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। अच्छा, दूसरा जो मेन इशू इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है, मिर्जा अफरीदी साहब के टिकट का बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर भी तनकीद कर रहे हैं, फिर सहाफी भी तनकीद कर रहे हैं। मसला ये है कि एक सियासी जमात है, टिकट उन्होंने देना है। मुझे बहुत सारे लोग कल से मैसेज करके कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर व्लॉग बनाएं, इसको बताएं कि मिर्जा अफरीदी साहब को टिकट नहीं मिलना चाहिए। भाई ये मेरा काम नहीं है कि मैं पार्टी को बताऊं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं, उनको पता है उनकी पार्टी है, या नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, या कोई और पार्टी हो जाए, या पीटीआई हो जाए, उसको कोई सहाफी तो नहीं बताएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं जी माजी में इनका ये था, वो तनकीद आपकी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है मिर्जा अफरीदी साहब पे कि जी उन्होंने माजरत भी कर दी थी माजी में, वो यकीनन वो एक निजाम का हिस्सा है, वो नवाज शरीफ साहब के भी करीब थे, माजी में वो जिस तरह सेनेटर बने, वो सारी चीजें। लेकिन ये आपकी सियासत की रियलिटी है ना। एक दिन मेरी बात हो रही थी, मुश्ताक लाशारी साहब हैं, पुराने पीपल्स पार्टी के, वो पीआईए के यूनियन के कोई सदर वगैरह भी रहे,
और 80s में फिर वो मुल्क से भाग के ज़ियाउल्लाह के माशाल्लाह में बरतानिया में चले गए, वहीं पे मुकीम हो गए। फिर केंसिंगटन के नायब मेयर भी बने, वहां पे भी उन्होंने पॉलिटिक्स की बरतानिया के अंदर। तो वो एक दिन इसी तरह असूलों पे बात हो रही थी, तो वो किसी का नाम ले रहे थे 70s के किसी लीडर का, भी मेरे जहन में नहीं आ रहा। अभी व्लॉग करते हुए अचानक मेरे जहन में ये चीज आ गई, उनकी बात याद आ गई। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसमें तमाम ईमानदार लोग थे, बेहतरीन, उसमें सोशलिस्ट थे, उसमें कम्युनिस्ट थे, लेफ्ट विंग के लोग थे, और मतलब ऐसे लोग थे कि सारे जो है इम्पेकेबल उनका कैरेक्टर था। वो पार्टी उन्होंने बना दी। अब वो किसी दिन मैं उनसे बात करूंगा, नाम मुझे याद आया तो वो नाम भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो वो जनाब उस पार्टी जब वो बन गई, सब लोगों ने बड़ी तारीफ की। मसला ये था कि जब पार्टी की कोर कमेटी या पार्टी की कमेटी का इजलास होता था, वो अक्सर मुअत्तल हो जाता था, क्योंकि उनके पास जो बसों का किराया था उसके पैसे भी नहीं होते थे कि लीडरान के पास, कि एक लीडर किराया टिकट खरीद के लाहौर से कराची चला जाए या कराची से टिकट खरीद के लाहौर आ जाए, उसका पैसा भी नहीं होता था उनके पास, ट्रांसपोर्ट का पैसा भी। तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं। अब मिर्जा अफरीदी साहब जो है उनको बनाया जा रहा है, तो यकीनन क्या पता उन्होंने कोई पार्टी की फंडिंग में रखी होगी। करोड़ों रुपया तो आप वकीलों को दे रहे हैं, मुख्तलिफ ये जो जलसे करते हैं, ये करते हैं। तो एक ये पहलू भी है, अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी सियासत की, लेकिन एक ये साइड होती है। और हर सियासी जमात के अंदर, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का आप देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पार्टी डोनर वो होते हैं और फिर उनको बनाया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये मगरिब के अंदर भी होता है। आपको बहुत सारे पार्टी डोनर जो है बाद में किसी को सर का खिताब मिल जाता है, किसी को पीरेज मिल जाती है, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना दिया जाता है। क्या मैं इस चीज के हक में हूं? मैं कतन इस चीज के हक में नहीं हूं। फैसले मेरिट पे होने चाहिए, जिन लोगों की कुर्बानियां हैं उनको सामने लेके आना चाहिए। और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दौर से गुजर रही है और जिन हालात का उनको सामना है, तो उसमें तो ये चीज और ज्यादा हाईलाइट होती है। लेकिन वो जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि पार्टी फिर अगलों ने चलानी भी है। मेरी एक बड़े बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जनाब इधर से उधर जाने तक पेट्रोल कितना लगता है आपको पता है। तो ये बातें बड़ी अच्छी हैं सारी, लेकिन हमने पार्टी भी चलानी है। और अगर पार्टी चलाने के लिए और सारी चीजों के लिए अगर उसकी कीमत यह है कि एक हमें ऐसा डोनर मिल जाए जिसको हम सेनेट में पहुंचा दें और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं, तो क्या ये कीमत अदा करना जायज है? ये एक क्वेश्चन है। ये अब उनकी पार्टी की लीडरशिप ने डिसाइड करना है, उनके वर्कर ने डिसाइड करना है। हम तो जो हकायक हैं वो आपके सामने रख सकते हैं। मुझे किसी से कोई जाती नहीं है कि मैं कहूं कि जनाब इसको देना चाहिए टिकट और उसको नहीं देना चाहिए। हर पार्टी के अपना जाती है, वो जिस मर्जी को दे लें, वो ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए ये फैसला करेंगे। जहां तक मेरी जाती राय है, मैं समझता हूं कि जो पार्टी के वर्कर हों, चाहे वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जिन लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको टिकट्स मिलने चाहिए, वो लोग सामने आने चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।